काफी लंबे समय के बाद फिर से हम अपने पॉलिटी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमने पॉलिटी के इंडियन पॉलिटी के सेक्शन 1, सेक्शन 2, पार्ट 1, पार्ट 2 को कंप्लीट किया था और पार्ट 3 जो था फंडामेंटल राइट्स, उसके कुछ आर्टिकल देखे। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये कुछ सेक्शन हो जाते हैं, कुछ छूट जाते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक बार हम पूरे फंडामेंटल राइट को एक लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें। इसमें आर्टिकल 12 to 35 रखे गए हैं, तो मोटे तौर पर हम 12 to 35 पार्ट 3 इसको याद करेंगे। अब समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए, ऑरिजिन क्या था, होल ऑफ वर्ल्ड। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमने लिए वो अमेरिकी संविधान से, या जिसे हम बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स, वहाँ से हमने लिया हुआ है। इनको अगर हम क्लासिफाइड करें फंडामेंटल राइट्स को, तो फंडामेंटल राइट्स को क्लासिफाइड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए। तो ओरिजिनली हमें 7 टाइप्स के मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स प्राप्त थे। आज 6। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारे अधिकार हमको मिले। और राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको अब फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा करके इसे हमने 300A में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये जो 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आपको मिलेंगे, इसको फिर हम कैटेगराइज करें तो कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो ओनली किसको मिलते हैं, सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29, 30। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो भारत में आने वाले सभी लोगों को मिलेंगे। अगर टूरिस्ट भी आता है यहाँ पर तो उसको भी उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, 20, 21, 23, 25, 27, 28, ये जितने भी आर्टिकल हैं इनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें है क्या। तो ये जो टेबल बनी हुई है, राइट्स फॉर एवरीवन ऑन इंडियन सॉइल, भारत भूमि पर आने वाले सभी को मिलेंगे, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो। ये वाले जो राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए रहते हैं। और ये वाले जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें, ये ओवरऑल जो 6 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं उनको लिखा गया है। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इसको और एक अलग प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं। ट्रेडिशनली इसको क्लासिफाइड किया गया था बहुत सारी बुकों में, डी.डी. बसु के द्वारा इसको बहुत अच्छे से समझाया गया कि कुछ फंडामेंटल राइट्स को हम नेगेटिव और कुछ को पॉजिटिव मानते हैं। नेगेटिव, दे पुट सम रिस्ट्रिक्शंस ओवर आवर स्टेट। स्टेट जो हमने पहले ही समझा था, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, या इनके पावर का जो भी यूज करेगा उसे स्टेट बोलते थे। तो वो राइट्स जो स्टेट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कुछ पाबंदियां लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं नेगेटिव। दे पुट सम रेस्ट्रिक्शंस ओवर आवर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या करता है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगा। तो कानून यानी ये क्या, स्टेट के ऊपर इक्वालिटी का एक रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिया कि कानून सबके साथ एक जैसा होगा, भेदभाव नहीं करेगा, राइट। ऐसे ही दूसरे जो राइट्स हैं हम पॉजिटिव मान लेते हैं। पॉजिटिव, दे प्रोवाइड फैसिलिटीज टू सिटीजन्स, ये कुछ नागरिकों को करने की, कहने की, बोलने की कुछ सुविधाएं, स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 अगर आप देखेंगे इसमें लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को अपना सकता है, उसकी प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस प्रकार से ये और क्लासिफिकेशन हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का। आगे देखिए, ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 to 35 था। आर्टिकल 12 सबसे पहले इसमें डेफिनेशन दी गई है, स्टेट को समझाया गया है कि पॉलिटी के अकॉर्डिंग और स्पेशली पार्ट 3 के लिए स्टेट क्या होता है।
तो स्टेट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल दोज यूनिट्स हु यूज देयर पावर्स। तो भारत सरकार की शक्तियों का उपयोग करने वाले संस्था, अधिकारी सब स्टेट कहलाते हैं। राज्य सरकार, राज्य के विधानमंडल, इनकी शक्तियों का उपयोग करने वाले सारे संस्थाएं क्या कहलाते हैं? इनको हम स्टेट कहते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में बोला गया है कि अगर कोई ऐसा लॉ बनता है जिससे किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल्स। सेकेंड थिंग इज कि वायलेशन ही नहीं, उसके फंडामेंटल राइट्स में कुछ कमी करता है, एक लिमिट तक उसमें कमी करता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको क्या करेगा? अगर किसी लॉ ने पूरी तरीके से वायलेट कर दिया है तो उसको कैंसिल कर देगा, और एक लिमिट तक उसने उसका वायलेशन किया है तो उस लिमिट तक उसे जीरो कर देगा। ये किसकी अथॉरिटी के अंदर आता है? ये आता है सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? तो यहाँ हम 12 और 13 इसको फंडामेंटल राइट्स के सेक्शन में देखते हैं। ये शुरुआती जो दो आर्टिकल, दो अनुच्छेद, जिनमें अलग अलग चीजें हमको बताई गई। अब हम एक एक करके फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा आसान सी टेबल है जिसमें हमने सारे फंडामेंटल राइट्स को समराइज कर दिया गया कि पहला राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के अकॉर्डिंग कितने आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल 14 टू 18, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स 5। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 टू 22, 19 से लेकर 22 तक के अधिकारों में हम स्वतंत्रता के बारे में सारे क्लास लेते हैं। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। नेक्स्ट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार, दो आर्टिकल में ये कंप्लीट होता है, 29 एंड 30। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें भी सिर्फ एक आर्टिकल आता है 32। अब इनको वन बाय वन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18। क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है, राइट टू इक्वालिटी या समता के अधिकार में टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो हमें याद रखना पड़ेगा, टोटल अनुच्छेद है 5। 14 में दो सेक्शन में इसको हम पढ़ते हैं। आधा सेक्शन ब्रिटेन के डायसी से दिया गया, आधा अमेरिका से दिया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, विधि के समक्ष समता, ये आधा सेक्शन हो जाता है कि विधि यानी कानून, समक्ष यानी उसके सामने सभी कैसे होंगे? समान होंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब समान होंगे, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, A to Z, वो सब क्या होंगे? समान। बट सेकेंड लाइन जो बोलती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, कि कानून की नजर में समान तो होंगे, बट किस स्थिति में? अगर उनकी पोजीशन समान है तो तभी ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको हम नेगेटिव कंसेप्ट मान के चलते हैं, which means that no man is above the law। इसका मतलब निकलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता के कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। ठीक। और सेकंड जो पॉइंट है इसमें ये इक्वालिटी की बात करता है। इसको हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे समझो, अभी ताजा उदाहरण जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कुछ लोग इसके गवर्नमेंट टैक्स के नाम से भी जानते हैं। जीएसटी में 4 सेलिब्रिटी कितने परसेंट? इसमें मैक्सिमम 28 रखा गया, मिनिमम 5% के रूप में रखा गया। सबको ये लॉ एक जैसा ट्रीट नहीं करता। कुछ प्रोडक्ट हम लेते हैं उस पर 28% लगता है, कुछ पर लेते हैं 5% लगता है, किसी पर जीएसटी नहीं भी लगाया। तो कानून है क्या? टैक्स बाय लॉ ही कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेट कर देता है, ये लोगों और लोगों के बीच भेदभाव कर देता है, लेकिन एक कैटेगरी वालों के साथ एक जैसा। इसको एक और एग्जांपल दे सकते हैं, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स व्यक्ति की वार्षिक इनकम, इंडिविजुअल इनकम पर ये लगता है। अगर कोई पर्सन 2.5 लाख रुपए तक कमाता है एक साल में, तो उसको कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? ओनली 0। दूसरी तरफ कोई 5 लाख कमाता है तो उसको 5% की रेट के हिसाब से लगेगा। नेक्स्ट, किसी को 20%, किसी को 30%। तो एक कानून और अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग ढंग से ये ट्रीट करता है। तो यहाँ एक ग्रुप के साथ, वे लोग जो 2.5 लाख से कम थे उनको एक ग्रुप माना, उनके साथ लॉ एक जैसा ट्रीट कर रहा है। दूसरे वे लोग जो 2.5 लाख से ऊपर जाते हैं
उनके साथ अलग ढंग से ट्रीट करता है। तो सेकंड में यहाँ इक्वालिटी तो है, बट एक ग्रुप के साथ एक समूह अगर एक जैसा है तो उनके ऊपर कानून एक जैसा लागू होता है। और पहले वाले पॉइंट में कोई भी हो वहां पर कानून सबसे बड़ा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये चलेगा। क्लियर हुआ यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में बात की जाती है, 5 बेसिक चीजें दी गई। 5 बेसिक चीजें कौन कौन सी? रिलीजन, धर्म, कास्ट, जाति, सेक्स या जेंडर यानी मेल फीमेल, रेस प्रजाति, नस्ल जिसे हम कह सकते हैं, 5वां प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान। ये 5 या इन 5 में से किसी भी एक के आधार पर किसी भी प्लेस पर किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, स्टेट के द्वारा कोई किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब स्टेट यहाँ पर आ जाता है, तो स्टेट जो हमने आर्टिकल 12 में पहले ही समझ लिया कि स्टेट का मीनिंग क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। राज्य के द्वारा इन 5 या 5 में से किसी भी एक पॉइंट के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबके लिए इक्वल, वहां किसी के रिलीजन को, किसी के कास्ट को, किसी के सेक्स को देख करके ना तो बेनिफिट्स मिलेंगे ना बेनिफिट्स उसको छीने जाएंगे। ठीक, यहाँ पर और चीज समझो कि सरकार या स्टेट ही नहीं, अगर कोई पर्सन एक दुकान शॉप ओपन करता है, वो शॉप प्राइवेट है, लेकिन वो वहां अपने कस्टमर की कास्ट देख करके कोई प्रोडक्ट सेल करे, तो ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा कि ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। क्लियर? तो ये 5 चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ये 5 ही नेक्स्ट सेक्शन में भी काम आएंगी, जिसमें आर्टिकल 16 में बात की गई है। यहाँ कहा गया है ऑन द बेसिस ऑफ एबव ग्राउंड्स, जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान और उसका जेंडर क्या है, इसके आधार पर किसी भी प्रकार के लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करेंगे। लोक नियोजन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर लेकिन जोड़ दिया गया है, बट रिजर्वेशन फॉर ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस कैन बी प्रोवाइडेड। लेकिन यहाँ जो पिछड़े वर्ग हैं, जो समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं, उनके लिए आरक्षण किया जा सकता है, इसको हम वायलेशन नहीं मानेंगे। तो 15 में यहाँ बात की गई थी वो 5 ग्राउंड पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करते हैं? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लोक नियोजन की बात करते हैं। लोक नियोजन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा आर्टिकल 17, ये भी समानता के लिए बना हुआ है। 17 में कहा जा रहा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। भारत में जो भारतीय समाज में छुआछूत विद्यमान था, सवर्ण, अछूत, ये सारी बातें अब इस सेक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद समाप्त कर दी गई है, यानी अस्पृश्यता का, छुआछूत का पूरी तरीके से अंत कर दिया गया है। अगर इसको फिर भी कोई फॉलो करता है, इसका अमेंडमेंट करता है, तो इसके लिए सिविल प्रोटेक्शन राइट बनाया गया है। उसके अकॉर्डिंग 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक की जेल होती है और 100 रुपीज से लेके 500 रुपीज तक का पेनल्टी लगता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है आर्टिकल 18, ये राइट टू इक्वालिटी का लास्ट आर्टिकल है। आर्टिकल 18 में बोला गया है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत कर दिया गया। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी उपाधियों का उपयोग इतिहास में पढ़ते रहते हैं, किसी को महाराज, किसी को अधिराज, किसी को विराट, किसी को सर, किसी को अर्ल, है ना। तो ये जो उपाधियां मिलती थी, ये टाइटल्स मिलते थे, टाइटल्स की वजह से समाज में भेदभाव होता है और हम क्या चाहते हैं? इक्वालिटी चाहते हैं, पर्सन और पर्सन के बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो इसलिए ये सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया। यहाँ पॉलिटी में देखेंगे कि हर सेक्शन में कुछ न कुछ लास्ट में जोड़ दिया जाता है किंतु परंतु के नाम से। तो उसके पीछे भी शायद ये था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें मैक्सिमम जो मेंबर थे वो क्या थे? वो लॉयर थे। तो वकील होने की वजह से उन्होंने सीधी बातों को भी घुमा करके कर। तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में भी ये चीजें आती हैं कि शिक्षा, संस्कृति और सेना, इनको छोड़कर के बाकी सारी उपाधियां कर दी गई। शिक्षा और संस्कृति में बहुत सारे टाइटल्स, जैसे भारत रत्न, देश का सबसे बड़ा सम्मान, पद्म अवार्ड जो होते हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो हुए। सेना में दिए जाने वाले सम्मान, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, ये दिए जाएंगे। इन पर अभी कोई रोक नहीं लगी हुई। क्लियर? नेक्स्ट, अब आप समझे कि
उपाधि दी जाती है तो दूसरे देश से भी कोई उपाधि दी जा सकती है भारतीय को? बिल्कुल दी जा सकती है। क्या कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश के द्वारा दिए गए टाइटल को एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, अनटिल और अनलेस उसे प्रेसिडेंट से परमिशन ना मिले। राष्ट्रपति से अगर उसे परमिशन मिलेगी तो वो उसे ले सकता है, और राष्ट्रपति कभी भी ऐसे टाइटल्स को देने से मना नहीं करता। तो नो सिटीजन्स कैन एक्वायर एनी फॉरेन टाइटल विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्लियर? ये 5 सेक्शन, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18, इन सब में कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात की गई है, समानता की बात की गई है, तो उसको रखा गया है। तो हमारे द्वारा पहला जो फंडामेंटल राइट्स था वो कंप्लीट हो गया 14 to 18। अब हम देखते हैं दूसरे वाले, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम सेक्शन 19 या आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 19 से 22 के बीच में है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 19। इस 19 आर्टिकल में कुछ फ्रीडम दी गई है। टोटल नंबर ऑफ फ्रीडम 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। जैसे पहला इसमें है, इसमें कहा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने की, अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता है। बट यहाँ हमें याद रखना पड़ेगा कि मुझे जैसे एज अ इंडियन सिटीजन मुझे अपनी बात कहने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैं ये बोलूं जाकर के कि भारत के टुकड़े कर दिए जाएंगे या भारत पाकिस्तान में मिला लिया जाएगा, तो फिर मेरे साथ देशद्रोह का मुकदमा लगाया जा सकता है। हम ये स्वतंत्रता लिमिटेड, देश को जोड़ने वाली स्वतंत्रता मिली हुई है, अगर देश को तोड़ने वाली स्वतंत्रता की बात करेंगे तो वो नहीं। ठीक, तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट जो फ्रीडम है इसे बोलते हैं राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। हम कोई भी सभा कर सकते हैं, वो सभा चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे एजुकेशनल हो, बिल्कुल कर सकते हैं। बट कैसी होना चाहिए? विदाउट आर्म्स, यानी हथियारों के बिना, शांतिपूर्ण होना चाहिए। नक्सलियों के द्वारा सभा की जाए, टेररिस्ट के द्वारा सभा की जाए, तो नक्सलाइट और टेररिस्ट इसको इस फ्रीडम का यूज नहीं कर सकते। ये फिर एक लिमिट बताती है कि सदाचार और लोकाचार की सीमाओं के अंतर्गत हमको ये स्वतंत्रता मिली है। 19 में तीसरी स्वतंत्रता है राइट टू फॉर्म एनी ऑर्गेनाइजेशन और यूनियन और एसोसिएशन। कोई भी व्यक्ति, भारत में कोई भी व्यक्ति किसी संगठन की, किसी संस्था की, किसी भी संघ की स्थापना कर सकता है। अब फिर वही क्वेश्चन आता है कि नक्सलाइट जैसा संगठन बना सकते हैं क्या? टेररिस्ट जैसा संगठन बना सकते हैं? नो, यहाँ ऐसे संगठन बनाने की परमिशन नहीं है। आप राजनीतिक संगठन बनाओ, आप शैक्षणिक संगठन बनाओ, धार्मिक संगठन बनाओ, ऐसे कोई भी संगठन बना सकते हैं जिससे देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं, देश के सामाजिक सौहार्द को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, वहां तक आपको स्वतंत्रता मिलेगी। नेक्स्ट अगली फ्रीडम मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को राइट टू मूव फ्रीली अक्रॉस द इंडियन टेरिटरी। कोई भी भारतीय व्यक्ति पूरे भारत में कहीं पर भी बिना रोक टोक के जा सकता है, भ्रमण कर सकता है। आप कहीं कर्फ्यू लगाए और आप सीना तान के पहुंच जाओगे तो यहीं से गुजरूंगा, तो फिर वहां आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। क्लियर? किसी जगह जाने पर, आपके जाने पर ऐसा लगता है कि वहां का जो सामाजिक सौहार्द है वो भंग होता है, तो भी आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट, राइट टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, उसी प्रकार से पूरे भारत में आप कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। अब मुझे मेरे पड़ोसी के घर में निवास करना, तो ये यहाँ अलाउ नहीं होता कि पड़ोसी के घर में निवास करना है, या मैं तो पीएम हाउस में रहूंगा या मैं सीएम हाउस में रहूंगा, मेरी इच्छा होगी। आपको अगर सीएम हाउस अलाउ करता है तो रख सकते हैं, आपको आपका पड़ोसी अलाउ करता है तो रख सकते हैं। आप जहां जमीन खरीदो, घर बनाओ, वहां रह सकते हो। तो ऐसा नहीं कि किसी के भी घर में जाके कूद जाओ और बोलो कि मुझे तो स्वतंत्रता मिली है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(5) में
अधिकारों का वायलेशन, तो ये यहाँ इसको डायरेक्टली समझेंगे। लास्ट फ्रीडम है वो फ्रीडम है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। व्यक्ति अपना जीवन यापन कैसे करे ये उसका खुद का अधिकार है। वो किसी भी व्यवसाय को अपनाकर, किसी भी बिजनेस को, किसी भी व्यापार को जैसे चाहे उस ढंग से अपना जीवन यापन कर सकता है। तो क्या मैं तस्करी करके अपना जीवन यापन कर सकता हूँ? तो यहाँ फिर वही बात आती है कि ऐसे कोई भी कार्य जो संविधान के दायरे में हो, जो कानून के दायरे में हो, वो तो कर सकते हैं, इसके बियॉन्ड जाने पर रोक लगेगी। तो ये ऑल 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स लिमिटेड, ये अनलिमिटेड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आर्टिकल 20 बहुत मेजर आर्टिकल है, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 20 इसमें कहा गई, इसमें बोला गया है 3 चीजें, 3 क्लॉज इसके अंतर्गत आते हैं। पहला आता है प्रोटेक्शन रिलेटेड टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। इसका सबसे मेजर पार्ट जो आर्टिकल 20 का है वो है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध की 1 से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है ना। नो पर्सन फॉर एनी ऑफेंस विल नॉट बी कन्विक्टेड टू द ऑफेंस दैट ऑफेंस इज मैग्नीफिक, एक ये, और दूसरी देयर इज ओनली सिंगल टाइम पनिशमेंट कैन बी गिवन फॉर अ क्राइम नॉट मोर देन वंस। एक अपराध की 1 से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति की हत्या की तो उस पर उस व्यक्ति की हत्या का मुकदमा चलेगा, उस पर 10-20 लोगों की हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा। यानी एक अपराध की 1 बार सजा हो सकती है, 1 से अधिक बार उसको पनिशमेंट नहीं हो सकता। और पहला जो इसमें क्लॉज है 21 वो ये बोलता है कि कोई भी कानून बैंडिट पे लागू नहीं होता। या इसको ऐसे समझें कि अगर कल की डेट से ट्रैफिक रूल वायलेट करने पर 1 महीने जेल जाना पड़े, कल की डेट से, आने वाले कल की डेट से, आज जो लोग ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं क्या उनको भी जेल जाना पड़ेगा? तो ध्यान रखेंगे आज की डेट में ये लॉ नहीं है। ये लॉ कल की डेट से एग्जीक्यूट होगा तो कल पर लागू होगा। आज अगर कोई ये रूल वायलेट करता है तो हम इसको जेल नहीं भेज सकते। एंड लास्ट वन, नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड फोर्स्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी व्यक्ति को खुद के ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको मजबूर नहीं कर सकते। अपनी स्वेच्छा से वो अगर किए गए गुनाह को कबूल करे तो ओके, लेकिन बाई फोर्स उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने क्राइम किया है और आप उसको अप्रूवल दो। ये पुलिस की ड्यूटी है कि क्राइम सीन सब ला करके गवाह सबूत रख करके प्रूव करे कि हाँ ये व्यक्ति दोषी है। तो आर्टिकल 20 के बाद नेक्स्ट आर्टिकल आएगा 21 जो है इसमें बातें की गई हैं। इसमें कहा गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसको सिंपली अगर समझो कि किसी भी व्यक्ति को जब तक कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन न किया जाए तब तक सजा नहीं दी जा सकती। यानी उसके प्राण और देह को अलग हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। क्लियर? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है। जैसे समझते हैं इसको कि अगर हमारे मुंबई में आक्रमण हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, अजमल कसाब और उसके साथ कुछ आतंकवादी आए हुए थे। इसमें अजमल कसाब को जीवित पकड़ा गया, बाकी जो टेररिस्ट थे उनको पुलिस ने एनकाउंटर के द्वारा वो मारे गए। अब अजमल कसाब को हम गोली नहीं मारी, हमने उसके साथ पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। कानून की प्रक्रिया का पालन मतलब कैसे कि सबसे पहले अजमल कसाब को कहाँ पेश किया जाता है? सीबीआई के स्पेशल कोर्ट। उसके बाद उसे जब सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा इसकी सुनाई तब उसे चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी उसको फांसी की सजा दी गई। तब फिर उसे अवसर मिला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी राष्ट्रपति के पास उसकी क्षमादान की याचिका गई।
जब राष्ट्रपति ने उसे रिजेक्ट किया तब जाके उसको फांसी दी गई, जबकि अजमल कसाब ना तो भारतीय नागरिक था और ना ही उसके द्वारा कोई सामान्य अपराध किया गया। आतंकवादी था, दूसरे देश का निवासी, उसके बाद भी हम उसको आर्टिकल 21 प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो यहाँ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मीन्स नो पर्सन शैल बी पनिश्ड, किसी भी व्यक्ति को सजा हम तब तक नहीं दे सकते एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जब तक विधि द्वारा स्थापित पूरी प्रक्रिया का पालन न कर दिया जाए। सारे फंडामेंटल राइट्स कुछ कंडीशन में सस्पेंड किए जाते हैं, स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 जो हमने इसके पहले देखा था, जैसे एक अपराध की एक से अधिक बार सजा नहीं हो सकती, और ये आर्टिकल 21 कि कानून की पूरी प्रक्रिया का पालन किए बिना हम किसी को सजा नहीं दे सकते, ये किसी भी कंडीशन में सस्पेंड नहीं होते, बेशक इमरजेंसी ही क्यों ना लगी हो। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 22। तो 22 से पहले एक और नया इसमें जोड़ दिया गया, जिसे RTE राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा प्रोविजन किए गए 6 to 14 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। तो ये 2002, उसके बाद एक बार फिर इसका अमेंडमेंट 2009 में किया और 2010 से इसको एग्जीक्यूट कर दिया। क्लियर? शिक्षा का अधिकार अप्रैल 2010 से इसे एग्जीक्यूशन कर दिया जाता है। कुछ इसमें अमेंडमेंट 2009 में किए गए और ये RTE लागू करने वाला भारत विश्व का 135वां देश हो गया। हम कोई पहले देश नहीं, कोई अनूठी चीज नहीं कर रहे हैं, काफी लेट कर रहे हैं। हमारा स्थान पूरे विश्व में 135वें नंबर पर आया जिसने अपने यहाँ RTE लागू किया। नेक्स्ट इसी में हम देखते हैं जो दूसरा अधिकार हमारा स्वतंत्रता का आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, किसी भी व्यक्ति को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस गिरफ्तार करेगी तो कारण बताएगी, और कारण बताती है तो कारण बताने के, अरेस्ट होने के 24 घंटे के अंदर विद इन 24 आवर उसे पास वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। यानी पुलिस को अपनी कस्टडी में रखने का मात्र 24 घंटे का राइट है। मोर देन 24 आवर अगर वो अपनी कस्टडी में हवालात में रखती है तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। वो व्यक्ति इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकता है। तो पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करेगी तो अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे के अंदर किसी जो भी पास में मजिस्ट्रेट होगा वहां लेके जाएगी। मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इसको पुलिस रिमांड में दिया जाना है या इसको रिलीज कर देना है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है ट्रैवलिंग टाइम को छोड़कर, एक्सेप्ट ट्रैवलिंग टाइम, यात्रा में जो समय लगता है वो इस 24 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। और ये जो प्रोविजन है ये सिर्फ और सिर्फ सामान्य कानूनों पर, सामान्य अपराधों पर है। ऐसे कुछ कानून जैसे कोटा, टाडा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, ये जो इनके अंतर्गत अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो ये 24 आवर की लिमिट इस पर एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये हमारा सेकंड जो फंडामेंटल राइट्स था, राइट टू फ्रीडम, कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें से दो आर्टिकल है, आर्टिकल 23 एंड 24, बहुत छोटे से हैं, विशेष इसमें कुछ है नहीं। 23 में लिखा है, अनुच्छेद 23 में बताया गया है कि प्रोविजन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर होता है हमारे देश में कि मुफ्त में काम कराया जाता है, बलपूर्वक काम कराया जाता है, मानव की तस्करी कराई जाती है, वेश्यावृत्ति कराई जाती है, भिक्षावृत्ति कराई जाती है। ये सारे काम संविधान के अनुसार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। जबरदस्ती हम किसी को काम पर नहीं रख सकते, ये फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी का युग नहीं है। दूसरी बात कि लोग काम पर रखे और फिर उसको मुफ्त में कोई पैसा भी न दे, इसे बेगारी बोलते हैं, तो बेगारी पर भी प्रतिबंध है। ऐसे ही मानव की तस्करी की जाती थी, गुलाम बना के रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, तो ये भी क्या है, ये भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। क्लियर? लेकिन कंडीशन है कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाता है, गवर्नमेंट कंपलसरी कर देती है कि हर व्यक्ति को कम से कम आधा घंटे का श्रमदान करना, तब फिर ये हाफ एन आवर के लिए जो सबको बुलाया गया,
यहाँ अब कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे फोर्स्ड लेबर बलपूर्वक काम पर लगाया जा रहा है। इसके बदले में अगर कोई पेमेंट सरकार नहीं देती है तो भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि हमें मुफ्त में काम कराया जा रहा है। यहाँ फिर ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा और इसका पालन सभी को करना पड़ेगा। ठीक, अगला आता है आर्टिकल 24। इसमें बच्चों के लिए कुछ प्रोविजन किए गए। इसमें कहा गया कि 14 साल से कम आयु के जो बच्चे रहते हैं, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर फ्रॉम द एज ऑफ लेस देन एज ऑफ 14। 14 साल से कम आयु के बच्चों को खतरनाक या ऐसे स्थानों पर काम पर नहीं लगाया जा सकता जहां उनकी जान को जोड़े। ठीक, तो यानी इसके रिगार्डिंग और बड़े लॉ बना करके अब चाइल्ड लेबर को पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब चाइल्ड लेबर नहीं। ठीक, तो ये फंडामेंटल राइट में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 3 हमने मौलिक अधिकारों को समझ लिया। अब हमारा अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में देखते हैं कि सबसे पहले इसमें आर्टिकल आता है 25 के द्वारा बोला जाता है यहाँ पर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ एनीवन कैन, यानी कोई भी व्यक्ति लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किसी भी धर्म को अपना सकता है। किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म के आधार पर वो अपनी प्रक्रिया कर सकता है। हिंदू धर्म में तो मंदिर जाएगा, मुस्लिम में तो मस्जिद जाएगा, ये इसमें बोला गया है। साथ ही 25A में बोला गया है कि कृपाण धारण करना सिख धर्म का एक मौलिक अंग माना गया है कि सिख धर्म वाले लोगों को 5 ककार नियम का पालन करना पड़ता है, केस, कच्छा, कड़ा, कंघा और कृपाण। तो अगर वो कृपाण रखते हैं, छोटी सी तलवार रखते हैं, तो इसको उसका वायलेशन नहीं मानेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है 26 में बोला गया राइट टू एस्टैब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, कि धार्मिक कार्यों की पूर्ति के लिए चल या अचल संपत्ति को खरीदा जा सकता है। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड टू सच एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी, कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए चल संपत्ति का मतलब रहता है कोई व्हीकल हो गया, अचल जमीन जायदाद की बात की जाती है तो उसको ले सकता है और उसका प्रशासन अपने ढंग से कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसी में धार्मिक स्वतंत्रता में आर्टिकल 27 में बोला जाता है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी सच टैक्स व्हिच इज टेकन फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसा टैक्स लगाया जाए जिससे किसी धर्म को बढ़ावा दिया जाए तो फिर वो व्यक्ति उस टैक्स को देने से मना कर सकता है। वैसे हमारे देश में अभी कोई ऐसा टैक्स नहीं लगता जिसका उपयोग किसी धर्म के लिए किया जाता। क्लियर। आर्टिकल 28 में बोला जाता है, यहाँ पर कहा जाता है नो रिलीजियस एजुकेशन इंस्ट्रक्शन शैल बी गिवन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और अगर ऐसा है तो उस लेक्चर को अटेंड करने के लिए किसी भी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकते। क्लियर हुआ। यहाँ ये धार्मिक स्वतंत्रता 25 में कि व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज पर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, लेकिन लालच में, दबाव में आकर के वो किसी धर्म को स्वीकार करे तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा। 25A में बोला गया कि सिख धर्म वाले कृपाण धारण कर सकते हैं, ये इनका फंडामेंटल राइट्स है। 26 में कहा गया कि चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं धार्मिक उद्देश्यों के लिए। 27 में कोई टैक्स जिससे किसी विशेष धर्म को बढ़ावा दिया जाए वो देने से मना किया जा सकता है। 28 में कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जिसे शासन ने अपनी परमिशन दी हो या उससे पैसा मिलता हो वहाँ कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट 5th जो फंडामेंटल राइट्स है वो आएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, धार्मिक एवं शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। 2 सेक्शन है इसमें 29 एंड 30। 29 में बोला गया है, बहुत सिंपल है, इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। एवरी पर्सन इज गिवन राइट टू कंटिन्यू एंड प्रिजर्व एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर। कोई व्यक्ति जिसकी अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का उसे पूरा अधिकार है।
उसकी लिपि भाषा संस्कृति को कोई छीन नहीं सकता। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में प्रवेश से मना नहीं कर सकते कि आपकी भाषा अलग है, आपके कल्चर अलग है, उसको कहीं पर भी प्रवेश करने से नहीं रोक सकते। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर नहीं रोक सकते। तो 29 में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा को बनाए रखने के लिए प्रोविजन किए गए। नेक्स्ट सेक्शन 30 में क्या बताया गया कि ये जो माइनॉरिटीज, एक तो ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, उनमें एडमिशन ले सकते हैं, उनमें नहीं जाना चाहते तो वो अपनी पसंद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को खुद एस्टैब्लिश कर सकते हैं। माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज, भाषा और धर्म के आधार पर, जिन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं, वो कैन सेट अप एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दैट चॉइस, अपनी पसंद से स्थापित कर सकते हैं। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ 5 जो हमारे मौलिक अधिकार थे कंप्लीट हो जाते हैं। एक और जो अधिकार था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा फंडामेंटल राइट के टॉपिक से हटाया गया, या इस पार्ट से इसको निकाल करके और कहाँ भेज दिया जाता है, इसको 300A में मूव कर दिया गया। तो ये डिलीट हो गया। अब सिर्फ लास्ट इस फंडामेंटल राइट का जो सबसे मेजर भी है, महत्वपूर्ण भी है, वो कौन सा है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार किसका किया जाता है, बीमार को जब किसी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार ना मिले तब उसका क्या ट्रीटमेंट, क्या उसको इलाज करेंगे, तो 32 के द्वारा इलाज होता है। यानी यहाँ पर 5 प्रकार की 5 टाइप्स ऑफ रिट लिखी हुई है। कौन कौन सी रिटें हैं, इन रिटों को कौन जारी कर सकता है, तो इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। इनको हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट तो करेगा ही आर्टिकल 32, बट हाई कोर्ट 226 के द्वारा कर सकता है। ठीक, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा। ये 5 रिट देखें। पहला आता है हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी है मैंडेमस, इसमें बोलते हैं परमादेश, क्यू वारंट, अधिकार प्रच्छा, प्रोविजन, प्रतिषेध, सर्टिलरी, कॉर्पोरेशन। एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है हेबियस कॉर्पस, जिसे हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि जब किसी व्यक्ति को बिना किसी अधिकार के, बिना किसी अथॉरिटी के उसे बंधक बना करके रखा जाता है, तब वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उससे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, जिस भी अथॉरिटी ने, जिस किसी व्यक्ति ने उसे बंधक बनाया है, तो उसे आदेश देगा कि इसे सशरीर मेरे सामने पेश किया जाए। When a person is arrested without any sufficient reasons, then Supreme Court can issue this writ. ये जो रिट है न सिर्फ पुलिस के अगेंस्ट, पुलिस मीन्स गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट, बल्कि प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट अथॉरिटी उसके विरुद्ध भी आ सकती है। क्लियर हुआ? तो ये पहली वाली रिट ये सभी पर लागू होती है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों पर ये एग्जीक्यूट होती है। इट कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक अथॉरिटी। ठीक, नेक्स्ट आता है जिसे हम बोलते हैं मैंडेमस या परमादेश। जब कोई व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, कर्तव्य यानी अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं करता है, तब सुप्रीम कोर्ट उसे अपना कार्य करने के लिए एक प्रकार से आदेश देता है, ऑर्डर देता है। उस ऑर्डर को ही हम क्या बोलते हैं, मैंडेमस या परमादेश। ध्यान रखेंगे ये जो मैंडेमस परमादेश की रिट है ये सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट आती है, प्राइवेट अथॉरिटी या प्राइवेट पर्सन के लिए ये नहीं आती। नेक्स्ट थर्ड है क्यू वारंटो, अधिकार रक्षा। ये जब किसी पब्लिक पोस्ट को, सार्वजनिक पद पर कोई गैर कानूनी ढंग से कब्जा करके पब्लिक पोस्ट को ऑक्यूपाई करने बिना किसी अथॉरिटी के, तब जिसने इस पर कब्जा किया है उससे उसकी अथॉरिटी के संबंध में क्वेश्चन किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट उससे पूछता है कि आपके पास अथॉरिटी है। मैं एक बताता हूँ इसमें फैक्ट।
कि यूपी में एक समय में 2 सीएम हो गए थे। राज्यपाल रमेश भंडारी के द्वारा जगदम्बिका पाल उनको भी सीएम बना दिया गया, वो अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ सीएम कल्याण सिंह वो अपने विधायकों के साथ बैठक ले रहे हैं। तो अब बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि एट अ टाइम 2 पर्सन कैसे किसी स्टेट के सीएम हो सकते हैं। तब इस रेट का उपयोग किया गया क्यू वारंट को, और यहाँ पूछा जा सकता है दोनों से या किसी एक से कि आपने ये पब्लिक पोस्ट जिसका आप यूज कर रहे हो इसकी अथॉरिटी क्या है। तो इसे बोलते हैं अधिकार परीक्षा। ये भी सिर्फ किसके खिलाफ आएगी? ओनली पब्लिक, यानी सरकारी पदों के लिए आएगी, प्राइवेट के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। अगली जो 2 रेटें हैं उनको हम एक ग्राफिक से समझते हैं। ये कौन है? ये है क्रिमिनल। इसने क्राइम किया, क्राइम करके ये भाग गया और इसको पकड़ने के लिए पुलिस पीछे। पुलिस बड़ी स्मार्ट इसको पकड़ा, गिरफ्तार किया और पेश कर दिया आपकी अदालत में। तो क्या ये केस आपकी अदालत में चलना चाहिए या सुंदरलाल तिवारी की अदालत में चलना चाहिए? यहां कहने का मतलब था कि जब कोई प्रकरण, कोई भी केस किसी अदालत में उसकी अथॉरिटी के बाहर चलाया जाता है, यानी उसकी आधिकारिकता के बाहर चलाया जाता है, तब उस पर रोक लगाने के लिए जो रेट आती है उस रेट को हम बोलते हैं प्रोविजन, प्रतिषेध। फिर समझो कि जब किसी भी न्यायालय में कोई एक मुकदमा गया और उस मुकदमे का उसकी अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में नर्मदा नदी के पानी को लेकर गुजरात के साथ जो विवाद है उसका केस चल रहा है। तो यहाँ मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट क्या उसकी सुनवाई कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि 2 राज्यों के बीच डिस्प्यूट्स को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है। इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पर जो इसका हायर कोर्ट यानी हाई कोर्ट से हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक रेट इशू करेगा और इस प्रकरण की हियरिंग पे रोक लगा देगा। क्लियर है? ठीक। अब दूसरी आती है प्रोविजन के बाद जो दूसरी रेट थी उसे हम सर्टियोररी या ऑपरेशन या उत्प्रेक्षा के नाम से जानते हैं। ये कब आती है? ये तब आती है जब उस कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया। नर्मदा नदी के पानी के विवाद को लेकर केस चल रहा था, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने उस पर डिसीजन दे दिया। अब डिसीजन दे दिया तो ये भी उसने अपनी अथॉरिटी के बाहर दिया। अब इस डिसीजन के एग्जीक्यूशन पर रोक लगाने के लिए जो रिट आएगी उस रिट को हम कहते हैं सर्टियोररी या ऑपरेशन। तो ये 5 रिट में ये लास्ट की 2 रिट ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थी? इन 2 का प्रयोग हम जुडिशियरी या क्वासी जुडिशियरी, न्यायिक या अर्ध न्यायिक काम करने वाली संस्थाओं के खिलाफ उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे ये टोटल 6 मौलिक अधिकार जो थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक पूरा का पूरा हमारा टॉपिक था फंडामेंटल राइट का, ये हमने आज देखा। आपके जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके उनको पूछ सकते हो। आप और इसके आगे क्या जानना चाहते हो उसके बारे में भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हो। थैंक यू।